हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं उत्तर प्रदेश जीके के फुल कोर्स को। तो आप लोगों को बता दूं, आप कोई भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें यूपी जीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये लेक्चर सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। फ्रेंड्स, चाहे आप यूपी ट्रिपल एस सी बीपीओ का एग्जाम देने जा रहे हो, आर ओ का एग्जाम देने जा रहे हो, जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम देना है या पुलिस का एग्जाम देना है, कोई भी XYZ एग्जाम देने जा रहे हैं जिसमें यूपी जीके से क्वेश्चन आते हैं, तो ये सब आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। और आज हम इसका पार्ट नंबर 3 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन को देखेंगे। दोस्तों, अगर आप इसका PDF लेना चाह रहे हैं और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, तो आप हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के भौतिक विभाजन के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, सबसे पहले यूपी का हिस्सा उत्तराखंड भी हुआ करता था। तो उस टाइम इसका विभाजन अलग तरह से हुआ करता था। तो उस टाइम जो उत्तराखंड के गठन से पूर्व की बात है, तो उसके उत्तर प्रदेश के 3 भाग हुआ करते थे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये उत्तराखंड इसमें मर्ज हुआ हुआ है यूपी में। तो जब ये उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, तो उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन 3 आधार पर किया जाता था। तो सबसे पहली चीज आती थी उत्तराखंड, ये पूरा, और ये पूरा भाग कहलाता था पर्वतीय क्षेत्र। क्या कहलाता था? पर्वतीय क्षेत्र। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ये पर्वतीय क्षेत्र हुआ करता था। दूसरा भाग मैदानी क्षेत्र, तो ये जितना हिस्सा बच जा रहा है, ये वाला, ये हिस्सा, ये कहलाता था मैदानी क्षेत्र। क्या कहलाता था? मैदानी क्षेत्र। और जो तीसरा इसका विभाजन था, तो तीसरा था, इसे हम कहते थे दक्षिण का पठारी क्षेत्र। क्या कहते थे? दक्षिण का पठारी क्षेत्र। तो ये कब की बात है? ये बात है जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन 9 नवंबर 2000 को जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हो गया, तो इसका अलग तरीके से विभाजन हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, और ये विभाजन भी अलग तरीके से कर दिया गया। तो क्या विभाजन था, उसको हम पढ़ने वाले, उससे रिलेटेड एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। दोस्तों, ये प्राकृतिक आधार पर जो उत्तर प्रदेश का विभाजन था, 3 तरह से कर दिया गया। तो सबसे पहला इसमें था भाबर एवं तराई प्रदेश, और दूसरा था गंगा यमुना का मैदान, और तीसरा था दक्षिण का पठारी क्षेत्र। तो ये किस तरह से था, आपको एक नज़र दिखा देता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ थी ये भाबर का तराई क्षेत्र। तो ये इस ना हिस्सा, ये ऊपर का हिस्सा क्या कहलाता था? भाबर का तराई क्षेत्र। ये 1 नंबर आपको बता देता हूँ। और ये दूसरी चीज़ थी गंगा यमुना का मैदान। तो ये गंगा यमुना का मैदान, ये पार्ट नंबर 2, इसका ये विभाजन था। और तीसरा था दक्षिण दक्षिण का पठारी क्षेत्र। तो इसमें आपका मध्य प्रदेश का भी कुछ हिस्से शामिल थे, और ये यूपी भी आ जाता था। तो ये कुल 3 हिस्सों में, इसको 3 प्रदेशों में अलग अलग विभाजन किया गया है। बात करते हैं भाबर एवं तराई क्षेत्र की। तो भाबर एवं तराई प्रदेश पश्चिम में, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा सहारनपुर। तो सहारनपुर से लेकर पूर्व में देवरिया और कुशीनगर तक, तो यहाँ पर आपका कुशीनगर और देवरिया तक ये देखने को मिलती है, ये वाली पट्टी। ये क्या क्या कहलाता है? भाबर एवं तराई का प्रदेश। तो ये चीज़ आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। ये एक पतली सी पट्टी के रूप में फैला है। तो ये एक पट्टी के रूप में हम कह सकते हैं, उत्तर प्रदेश के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? भाबर एवं तराई प्रदेश। तो ये चीज़ आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। थोड़ा और अच्छे से हम समझने की कोशिश करें, तो सबसे पहले आपको इस तरीके से मैं थोड़ा सा अलग करके बना रहा हूँ। ये है शिवालिक। क्या है? शिवालिक। शिवालिक। उसके बाद आपको देखने को मिलता है, शिवालिक के बाद आपका आता है ये इस तरीके से थोड़ा कंकर आपको देखने को मिलते हैं। थोड़ा सा इस तरीके से होता है, ऐसे अलग करके बना रहा हूँ। इसे कहते हैं, कहेंगे हम भाबर क्षेत्र। क्या कहेंगे? भाबर क्षेत्र। तो ये आप ध्यान रखेंगे, भाबर क्षेत्र में आपको पत्थर पत्थर देखने को मिलेंगे, कंकरीले पत्थर और देखने को मिलेंगे। और इसमें नदियाँ आपको नहीं देखने को मिलेंगी। नदियाँ क्या होती हैं? लुप्त हो जाती हैं। इसमें आपको नदियाँ भी लुप्त देखने को मिलेंगी। तीसरी चीज़ इसी में आ जाती है, थोड़ा सा और हम इसे अलग तरीके से कर दें, तो ये आपका भाग कहलाएगा तराई क्षेत्र। क्या कहलाएगा? तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र। इसमें हम बात करते हैं, कृषि की बात करते हैं, तो इसमें कृषि होती है। लेकिन वहीं भाबर की बात करें, तो भाबर में कृषि, किसी भी तरह की कोई कृषि हमें देखने को नहीं मिलती है। कृषि इसमें मिलती है, और इसमें नदियाँ भी, हमें नदियों का उद्गम भी हमें दोबारा देखने को मिल जाता है। भाबर क्षेत्र में हमें नदियों का विभाजन नहीं मिल रहा है देखने को। तो ये आप थोड़ा सा इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। इसमें आपको भाबर क्षेत्र में ना तो आपको कृषि देखने को मिलेगी, और ना ही आपको नदियाँ देखने को मिलेंगी। भाबर में आपको क्या मिलता है? कह सकते हैं कंकरीले पत्थर आपको देखने को मिलते हैं भाबर क्षेत्र में। ये आपका शिवालिक भाग हो जाता है, फिर उसके बाद भाबर क्षेत्र आता है, फिर उसके बाद आपका तराई क्षेत्र आ जाता है।
तो ये आप ऊपर वाले हिस्से को मान सकते हैं, ये इसके अंतर्गत सब आता है। चलिए अब हम इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाबर एवं तराई का प्रदेश के बारे में। तो इसमें भी हम भाबर क्षेत्र को देखते हैं। तो पर्वतीय भूभाग जो कंकड़ और पत्थरों से निर्मित है, तो आपको बता चुका हूँ, ये बिल्कुल ऊपर के हिस्से में ये क्या कहलाएगा, पर्वतीय भूभाग जो कंकड़ और पत्थरों से निर्मित है, इसे हम कहेंगे भाबर क्षेत्र। इसकी विस्तार की बात करें तो विस्तार आपको ध्यान रखेंगे, एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। तो इसका विस्तार सहारनपुर से लेकर कुशीनगर तक देखने को मिलता है। ये आपका सहारनपुर हो जाता है, कुशीनगर यहाँ पर कहीं आपको देखने को मिल जाता है। दोस्तों पश्चिम में ये 34 किलोमीटर चौड़ा है, यानी कि ये आपको चौड़ाई कितनी मिलेगी, 34 किलोमीटर। लेकिन जैसे जैसे हम इसके पूर्व की ओर बढ़ते हैं तो ये संकरा होता जाता है, यानी कि पतला होता जाता है। तो ये आप ध्यान रखें, पूर्व की ओर बढ़ने के साथ ये संकरा हो जाता है। और इसमें हमें भाबर क्षेत्र में नदियां लुप्त हो जाती हैं, नदियां आपको इसमें दिखाई नहीं देती हैं। ये चीज़ आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। बात करें कृषि की, तो इसमें किसी भी तरह की कोई कृषि नहीं हो पाती है, क्योंकि पथरीली ज़मीन है, पत्थर आपको इसमें देखने को मिलते हैं, तो इसमें कृषि भी देखने को हमें नहीं मिल पाती है। तो ये भाबर क्षेत्र के बारे में ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखना, इसमें से किसी से भी एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। बात करें एक बार फिर से, तो आपको कंकड़ और पत्थर इसमें देखने को मिलते हैं। इसका विस्तार सहारनपुर से कुशीनगर तक है। पश्चिम में ये 34 किलोमीटर चौड़ा है, और जैसे जैसे हम इसकी पूर्व की ओर बढ़ेंगे, इसमें क्या होता है, इसकी जो संकरा होता जाता है, यानी पतला होता जाता है, और इसमें नदियाँ हमें दिखाई नहीं देती हैं। तो ये इसके बारे में आप सारे पॉइंट ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं तराई क्षेत्र के बारे में। तो इसमें जो क्या होता है, पर्वतीय भूभाग जो सॉरी इसी का लिखा हुआ है, इसके विस्तार की बात करते हैं। सबसे पहले हम इसके विस्तार की बात करते हैं तराई क्षेत्र के बारे में। तो सहारनपुर से देवरिया तक, यानी कि ये सहारनपुर है, ये आपका यहाँ कहीं देवरिया है, तो यहाँ तक इसका विस्तार है। और तराई क्षेत्र में आपको भाबर के एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, अगर सबसे ऊपर आपको क्या मिलता है, भाबर क्षेत्र, क्या मिलता है, भाबर क्षेत्र। तराई क्षेत्र इसके किसी क्या मिलेगा, दक्षिण में इसके आपको क्या मिलेगा, तराई क्षेत्र देखने को मिलेगा। तो भाबर के दक्षिण में दलदली एवं गाद वाली मिट्टी वाला क्षेत्र है, आपको ध्यान रखना है। दलदली और गाद वाली मिट्टी वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, तराई क्षेत्र कहलाता है। ये इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और इसमें दोबारा आपको नदियाँ प्रकट होती हुई दिखाई देती हैं। जैसा कि आपको पता है, भाबर क्षेत्र में हमारी नदियाँ लुप्त हो गई थी, लेकिन इसमें पुनः हमारी प्रकट हो जाती हैं। जैसे मान लो ये हमारा क्या है, भाबर क्षेत्र, और ये आपका तराई क्षेत्र। अगर नदियाँ यहाँ से आ रही है तो नदियाँ यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देगी, यानी कि लुप्त हो जाएगी। लेकिन जैसे ही आपका तराई क्षेत्र में प्रवेश करेगी, ये दोबारा आपको प्रकट हो जाएगी, दोबारा आपको दिखाई देने लगेगी। तो ये चीज़ इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। इसमें कृषि होती है। कृषि किसके लिए ज़्यादा प्रसिद्ध होती है, तो ये गन्ना गन्ना और धान के लिए, गन्ना और धान के लिए बहुत ज़्यादा इसमें कृषि होती है। कौन से क्षेत्र में, तराई क्षेत्र में। इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन भी आपसे पूछ लेते हैं, तो आप इसके बारे में ये चीज़ ध्यान रखेंगे। चलिए अगला हम देखते हैं, अगला विभाजन। तो अगला विभाजन हमारा गंगा यमुना का मैदान। दोस्तों इसके निर्माण की बात करें तो गंगा यमुना नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से इसका निर्माण होता है। मान लो ये कोई हमारी नदियाँ हैं, तो इससे किस तरीके से निर्माण होता है, तो नदियाँ हर साल वर्ष भर पानी भरा रहता है, तो इनके जो अवसाद धीरे धीरे यहाँ इकट्ठे होते रहते हैं। इस तरीके से ये इकट्ठे होते रहते हैं और ये कांप के रूप में जम जाती है। ये कांप जम जाती है, और इसी कांप को हम क्या कहते हैं, जो ये कांप जम जाती है, इसी कांप को हम कहते हैं जालोड़ मिट्टी। क्या कहते हैं, जालोड़ मिट्टी, जालोड़ मिट्टी। इसे एक नाम से और से जाना जाता है, जिसे हम कहते हैं कछारी मिट्टी। क्या कहते हैं, कछारी मिट्टी। तो आप इसके बारे में ये ध्यान रखेंगे, इसी को हम क्या कहते हैं, कछारी मिट्टी। तो ये चीज़ आप इसके बारे में ध्यान रखें। दोस्तों इसी को हम एक तरीके से और डिवाइड कर सकते हैं। ये जैसा कि आपको बताया, ये जालोड़ मिट्टी कांप के थ्रू जम जाती है, जो इसकी नदियों के पास होती है, नदियों के बिल्कुल पास होती है। तो ये इसे कहते हैं नई जालोड़ मिट्टी, क्योंकि ये बरस में बदलती रहती है। तो ये नई जालोड़ मिट्टी क्या होती है, नई जालोड़ मिट्टी, नई जालोड़ मिट्टी। और इसकी जो दूरी पर बह जाती, दूरी पर फैल जाती, कुछ ज़्यादा दूरी पर पहुंचती है, तो वो होती है पुरानी जलोड़, पुरानी जलोड़ या पुरानी कांप, पुरानी जलोड़ या पुरानी कांप। तो नई जलोड़ मिट्टी का नाम एक इन्होंने अलग से दिया गया है, तो इसे हम क्या कहते हैं, खादर मिट्टी। नई जालोड़ या नई कांप मिट्टी को क्या कहते हैं, खादर मिट्टी। और जो पुरानी होती है उसे हम क्या कहते हैं, बांगर मिट्टी। दोस्तों जब हम मिट्टी का टॉपिक पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की मिट्टियों के बारे में, तो इसे हम और अच्छे से समझेंगे। तो ये पुरानी जो कांप मिट्टी होती है इसे हम क्या कहते हैं, बांगर मिट्टी। तो इसके बारे में आप फिलहाल इतना ध्यान रख सकते हैं। तो ये चीज़ आप इसके बारे में ध्यान रखें। दोस्तों जो खादर होती है, तो नदियों द्वारा क्या होता है, इसका आवरण होता रहता है।
तो आप इसके बारे में चीज़ ध्यान रखेंगे। बस इतना सा ही इसके बारे में है गंगा यमुना के मैदान के बारे में। बाकी इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन करेंगे तो उससे आप और अच्छे से इसको समझ पाएंगे। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट विभाजन की, तो है दक्षिण का पठारी क्षेत्र। बात करते हैं इसके निर्माण की। दोस्तों इसका निर्माण ग्रेनाइट और नीज जैसे शैलों से इसका निर्माण हुआ है, तो आप ये चीज़ इसके बारे में ध्यान रखेंगे। और ये दक्कन के पठार का ही भाग है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि जो दक्षिण का पठारी क्षेत्र है तो किस पठारी का भाग है, तो आपको ध्यान रखना दक्कन के पठार का ही ये भाग है। दोस्तों इसका क्षेत्रफल एग्जाम में आपसे पूछ लेते हैं, इसका क्षेत्रफल कितना है। तो इसका क्षेत्रफल है 45,200 वर्ग किलोमीटर। तो इसके क्षेत्रफल को आप ध्यान रखें, कितना क्षेत्रफल है, 45,200 वर्ग किलोमीटर। और कुल मिलाकर ये किससे मिलकर बना है, ये अन्य नाम कह सकते हैं। तो ये बुंदेलखंड बुंदेलखंड का पठार पठार प्लस बघेलखंड का पठार बघेलखंड का पठार, इन दोनों से मिलकर ये बना है। कौन, ये दक्षिण का पठारी क्षेत्र। तो ये संयुक्त रूप से होता है और ये यूपी और एमपी में संयुक्त रूप से स्थित है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का भाग है बुंदेलखंड का पठार और बघेलखंड का पठार, तो आप इसके बारे में ये ध्यान रखेंगे। बात करते हैं इस क्षेत्र में मिट्टी के बारे में। दोस्तों इस क्षेत्र में जो मिट्टी पाई जाती है, इस क्षेत्र में जो मिट्टी है, तो दो तरह की मिट्टी जनरली पाई जाती हैं। सबसे पहले आती है लाल मिट्टी। लाल मिट्टी लाल मिट्टी देखने को मिलती है। लाल मिट्टी किस चीज़ के लिए फेमस है, तो लाल मिट्टी में तिलहन तिलहन और दलहन जैसी फसलें आराम से हो सकती हैं। बात करते हैं इसी में आपके इसके दक्षिणी भाग में, जो आपका दक्षिणी पठारी क्षेत्र है, तो उसके दक्षिणी भाग में आपको काली मिट्टी देखने को मिलती है। काली मिट्टी देखने को मिलती है। काली मिट्टी किसके लिए प्रसिद्ध है, किस फसल के लिए, तो आप ध्यान रखें कपास के लिए अच्छी मानी जाती है। कपास मिट्टी, सॉरी काली मिट्टी, तो आप ये ध्यान रखेंगे। लाल मिट्टी और उसमें काली मिट्टी आपको दक्षिण के पठारी क्षेत्र में देखने को मिलती है। तो ये सारे पॉइंट इसके बारे में आप ध्यान रखें। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं। तो इसमें एक चीज़ बता देता हूँ, ये सब आपका भाग क्या कहलाता है, दक्षिण का पठारी क्षेत्र कहलाता है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। इसी तरीके से ये जितना भी भाग है, ये एमपी है, मध्य प्रदेश और ये आपका यूपी, तो इसी के भाग को हम क्या कहेंगे, दक्षिण का पठारी क्षेत्र। नेक्स्ट हम बात करते हैं बुंदेलखंड का विस्तार। बुंदेलखंड का विस्तार आपको किन किन जिलों में देखने को मिलता है। यूपी के, बात यूपी की चल रही है, वैसे एमपी में भी आता है। तो बुंदेलखंड का विस्तार आपको उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में देखने को मिलता है, तो हम आपको बता देते हैं। तो सबसे पहला जो उत्तर प्रदेश का जिला है ललितपुर। उसके बाद आपको झांसी, फिर आपका महोबा, थोड़ा सा भाग आपको हमीरपुर भी ये दिख रहा है, ये पूरा ही हमीरपुर इसी के अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट है बांदा, फिर है आपका चित्रकूट, उसके बाद कौशंबी, और ये इतना भाग प्रयागराज का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है, तो ये भी आपका किस में आता है, बुंदेलखंड के अंतर्गत। तो कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7, 7 प्लस 1, एक प्रयागराज को लगाकर प्रयागराज का जो कह सकते हैं दक्षिणी भाग भी किसके अंतर्गत आता है, बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत आता है। तो इन जिलों को आप ध्यान रखेंगे, आपसे एग्जाम में पूछ लेते हैं कि ये कौन सा बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है या नहीं आता है। तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि एल जे इस तरीके से रख लें एल, और इसमें आपका क्या रहेगा, 1 मिनट, ललितपुर 1 2 3 4 5 6 और 1 7, और इसमें एक आपका छूट गया जालौन। तो 7 प्लस 8 कितना आ जाएगा, 7 प्लस 1 8, कुल 8 जिले आपको इसमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला जो आपका आता है ललितपुर, इस तरीके से आप ध्यान रखें ललितपुर, उसके बाद झांसी, जालौन, उसके बाद आपका हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, और फिर आपका कौन सा है, प्रयागराज का दक्षिणी भाग। तो ये कुल मिला के 7 प्लस 1 8 आपको बुंदेलखंड के विस्तार में देखने को मिलते हैं। कभी कभी आपका इलाहाबाद ये प्रयागराज शामिल किया जाता है, कभी नहीं किया जाता है। फिलहाल आपको प्रयागराज का दक्षिणी भाग भी बुंदेलखंड के विस्तार में देखने को मिलता है। बाकी 7 जिले तो ये कन्फर्म है, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट और कौशंबी। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं बघेलखंड का विस्तार।
दोस्तों बुंदेलखंड के अंतर्गत कौन कौन से जिले आपको देखने को मिलते हैं, तो ये कुल 3 जिले आपको इसके अंतर्गत देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है मिर्ज़ापुर, उसके बाद है आपका सोनभद्र, और फिर है आपका चंदौली। ये 3 जिले आपको इसके अंतर्गत देखने को मिलते हैं। तो इससे रिलेटेड भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा बुंदेलखंड का भाग है या नहीं है। इस तरीके से 3 जिले आपसे ये दे देंगे, एक जिला आपसे अलग से पूछ लेंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए, मिर्ज़ापुर, चंदौली, सोनभद्र। आई होप आपको ये भी क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट आप एक चीज़ और ध्यान रखें, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो सोनकर सोनकर और कैमूर पहाड़ियाँ आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सोनकर और कैमूर पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो इनका विस्तार कहाँ पर है, आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये इनका विस्तार आपको मिर्ज़ापुर मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में देखने को मिलता है। सोनभद्र में देखने को मिलता है किसका, सोनकर और कैमूर पहाड़ियों का। तो मिर्ज़ापुर और सोनभद्र कहाँ पर है, ये मिर्ज़ापुर है आपका, और आपका ये सोनभद्र है। तो ये आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। और विंध्य पर्वत का पूर्वी विस्तार ही कहलाता है ये बुंदेलखंड का विस्तार। तो ये चीज़ आप इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो फिलहाल हमने जो उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन है इसे अच्छे से देख लिया है। इससे रिलेटेड आप क्विज़ हमारे एप्लीकेशन पर दे सकते हैं। और जो लोग यूपी ट्रिपल एस बीपीओ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम डेली संडे को उनके लिए लाइव मॉक टेस्ट रख रहे हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा उसमें हिस्सा लें। और जो लोग जूनियर असिस्टेंट यूपी ट्रिपल एस के थ्रू जो एग्ज़ाम होगा उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो इसी को अभी से आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि यूपी जी के जो इस बार 1262 वैकेंसी के लिए हुआ था एग्ज़ाम, तो उसमें यूपी जी के थोड़ा टफ आया था। तो यूपी जी के की तैयारी आप अच्छे से करते चलेंगे। जैसे ही आपके एग्ज़ाम की डेट आती है वैसे ही हम इसके प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर देंगे यूट्यूब पर। तो आप लोग हमसे जुड़े रहें। और ये वीडियो अगर पसंद आया है और थोड़ी बहुत हेल्प लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।